नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, आदाब। मैं विनीत पांडे आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ ए 1773 के बारे में। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ ए 1773 ये इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट था, जिसका बहुत बड़ा योगदान था हमारे भारतीय संविधान का निर्माण करने में। इसी तरह से ये सारे एक्ट जो कि कंपनी रूल और क्वीन रूल में जो स्थापित किए गए थे, ये सारे जो एक्ट्स हैं ये भारतीय संविधान को बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसी वजह से हमारे एग्ज़ामिनेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये वीडियो इस देश में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी रेंज हो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह, या कोई स्टेट कोई एग्ज़ामिनेशन हो, पुलिस भर्ती की एग्ज़ामिनेशन हो, रेलवे की एनटीपीसी हो, या आपकी ग्रुप डी की हो, कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो आपको कंपनी रूल का ये पहला एक्ट है, और इस वीडियो की स्पेशलिटी यह है कि इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे मेथड से जो कि अक्सर टॉपर यूज़ किया करते हैं। ये मेथड, अगर आप इस मेथड से पढ़ते हैं तो आपको ये वीडियो और ये सारे जो फैक्ट हैं वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग याद रहेंगे, ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगे, और एग्ज़ाम में आपको 100% एक्यूरेसी के साथ नंबर देंगे। इस वीडियो को मैं मास्टर स्ट्रोक वीडियो कहता हूँ। मैं इसलिए मास्टर स्ट्रोक वीडियो कहता हूँ क्योंकि इसमें टॉपर का मेथड तो याद, मतलब इसमें इंक्लूड है ही, जो याद कराने में आपको मदद करेगा। इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में 1-2 मिनट का रिवीजन है। उस रिवीजन से आपको ये पूरा जो एक्ट है ये इतना जल्दी इसका रिवीजन हो जाता है कुछ ही शब्दों में, ताकि आपको इसको बार बार ना पढ़ना पड़े और थोड़े से 1-2 शब्द पढ़ के ही आपको पूरा एक्ट याद आ जाए। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो फिर बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि। बैकग्राउंड में हम ये देखते हैं कि इस एक्ट को लाने का कारण क्या था, क्यों इस एक्ट को लाया गया, क्या मजबूरियाँ थीं, क्या ज़रूरत पड़ गई। तो कारण ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटिश सरकार से चार्टर लेकर आई थी भारत में, तो भारत में व्यापार करना वो स्टार्ट कर दी थी। लेकिन यहाँ पर व्यापार करते करते वो काफ़ी हद तक उन्हें पैसा कमाने के लिए भेजा गया था, लेकिन ये दिवालिया हो चुके थे, बैंकरप्ट हो चुके थे। उनमें इनकी खुद की बहुत सारी कमियां थी, जो कि आपको आगे समझ में आएगा कि ये जो उसी टाइम पे लगभग फेमाइन भी आ गया था, सूखा भी आ गया था। तो सूखे की वजह से भी इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से इन्हें कई सारे कारणों से ब्रिटिश सरकार से लोन भी मांगना पड़ गया था, जिससे ब्रिटिश सरकार और ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि आप एक तो आपको पैसे कमाने के लिए भेजा गया है कि कमा के हमें दो, तो आप हम ही से उल्टा पैसे मांग रहे हो। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि अब इन पे थोड़ा सा रेगुलेशन और कंट्रोल स्थापित करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके जो अफसर थे, उनके अंदर करप्शन और नेपोटिज्म की भावना बहुत ज़्यादा जग चुकी थी। ये भ्रष्टाचार बहुत करना स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि लोगों से, वहाँ के लोकल लोगों से रिश्वत लेना किसी भी काम को करने के लिए। इसके अलावा कोई भी डील करना हो, उसमें अपनी फ़ायदे को देखना। ठीक है, किसी के साथ, कोई राजा महाराजा के साथ कोई डील करना हो तो उसमें अपना फ़ायदा ज़्यादा देखना, कंपनी का नहीं। ठीक है, इसके अलावा नेपोटिज्म की बहुत ज़्यादा आपको एग्जांपल देखने मिलता था कि उसमें जो बड़े ऑफिशियल्स होते थे वो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को ही बड़े पदों पर या किसी भी पद पे रखा करते थे, ताकि वो लोग प्रोस्पेर कर सके, लेकिन बाकी जो मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स या जो कंटेस्टेंट है वो पीछे जाते रहे, जिससे कि कंपनी में एफिशिएंसी नहीं आ पा रही थी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट थी। इसके अलावा लॉलेसनेस की बहुत बड़ी स्थिति पैदा होती गई थी, अराजकता। ऑब्वियसली ये किसी भी नियम कानून को किसी एक स्तर पे तो मतलब उसको मानते नहीं थे, ये अपना ही नियम लगाते थे और अपने ही हिसाब से चलते थे। तो लॉलेसनेस ही हुआ एक तरह से। इसी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नुकसान होता गया। और इंडिविजुअली देखा जाए तो सारे अफसर और सारे जो ऑफिशियल्स थे वो सारे तो अपना करप्शन और नेपोटिज्म करके अपना फ़ायदा ही कमा रहे थे। ठीक है, तो ऐसा ही उस समय देखा गया था कि जितने अफसर थे वो अमीर से अमीर होते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे, और जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये पूरी कंपनी घाटे में जा रही थी। तो ऐसा क्या हो रहा था, ये ब्रिटिश सरकार को दिख रहा था कि यहाँ पर ये लोग अमीर होते जा रहे हैं, ब्रिटिश सरकार घाटे में जाती जा रही है, कुछ गड़बड़ है, तो इस गड़बड़ को ख़त्म करना पड़ेगा। तो डिफीट बाय हैदर अली इन फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर। इसके अलावा एक और 1759 में, एक और 69 में एक और घटना घटी कि हैदर अली ने पहले
फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर, मैसूर के पहले युद्ध में इन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था, जिससे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो हारी गई, वो तो परेशान हुई, ब्रिटिश सरकार भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। और वो ये सोचने लगी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि एक राजा नहीं संभाल पा रही है, जो कि इतनी बड़ी तादाद में इतनी बुरी तरह से हरा दिया, ये लोग इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़े हैं, आज एक राजा से हार गए, तो काफ़ी परेशान हो गई और फिर इन पर कंट्रोल स्थापित करने की फिर कोशिश में लग गई। तो इनकी कोशिश फिर काम आई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। इस एक्ट में ऑब्वियसली वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई कि किस वजह से ये कानून आया, ये एक्ट आया। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 was passed by British Parliament to control the territories of East India Company majorly in Bengal। मतलब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल स्थापित करने की ये पहली कोशिश थी। और इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय मुख्य तौर पे जो बंगाल में यहाँ पर नियंत्रण स्थापित की हुई थी, वहीं पर उसका कंट्रोल करना उसका मुख्य कारण था, मुख्य क्षेत्र या मुख्य टारगेट था। This act was passed due to the misgovernment of the British East India government that introduced the situation of a bankruptcy and the government had to interfere with the affairs of the company। ये उनकी जो स्थिति पैदा हो गई थी बैंक्रप्सी की, तो इसी वजह से ब्रिटिश सरकार को इनके ऊपर, इनके अफेयर्स में, इनके जो मामले थे उन पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ गई। तो इसी वजह से ये एक्ट पारित किया गया। तो अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक्ट की प्रोविज़न्स क्या थी, फंक्शंस क्या थे, जो एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्ट के प्रोविज़न्स आप पिक्चर के माध्यम से समझने वाले हैं, जो कि आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप इन पिक्चर से उसे रिलेट कर पाएंगे और आपको ये पिक्चर तुरंत ही याद आ जाएगी, जिससे आपको अक्सर मतलब ये सारी चीज़ें जो फैक्ट हैं वो आपको एग्जामिनेशन में आप 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि ब्रिटिश सरकार है या ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो एक कानून स्थापित कर रहे हैं, इसी तरह से ये कानून बनाया करते थे। तो इन्होंने पहली बार भारत के लिए कानून बनाया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कानून बनाया, और इन्होंने ये पहला कदम उठाया जिसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल और रेगुलेशन स्थापित हो पाए, यानी कि नियंत्रण और विनियमन स्थापित हो पाए। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने पहली बार ऐसा कार्य किया। तो यही एक्ट था जिसने ऐसा पहली बार ये कदम उठाया। तो इसके अलावा इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता दी, इससे क्या मतलब है? इससे पहले क्या ये प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य नहीं किया करते थे? नहीं, बिल्कुल किया करते थे। ये वहाँ पर भारत में ये सारी चीज़ें तो किया करते ही थे, पर उन्हें रिकॉग्नाइज़ ना करने के मतलब ये है कि ये लोग कोई ऐसे जिम्मेदारी से ये काम नहीं किया करते थे, बस जो सामने आया कर दिया, वरना इग्नोर हो गया तो हो गया। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज़ ना करने की वजह से यही होता है। जब रिकॉग्नाइज़ कर दिया गया ब्रिटिश सरकार की इस एक्ट के द्वारा, तब उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई एक तरह से कि आपको ये क्षेत्र देखना है और इस क्षेत्र में एक्यूरेसी लानी है, और उस एक्यूरेसी को कौन देखेगा वो अब आगे आने वाले स्लाइड्स में आप देखने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से अब ये देखिए, आप इस इमेज से रिलेट कर सकते हैं कि पहले देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी ऑफिसर्स लगे रहते थे वो सब पहले मान लीजिए तितर बितर रहते थे, अब एकदम लाइन में खड़े हैं, डिसिप्लिन में हैं। तो ये से रिलेट कर सकते हैं कि पहले तो रिकॉग्नाइज़ नहीं करते थे, यानी कि मान्यता नहीं दी गई थी, अब मान्यता दे दी गई है, अब थोड़ा जो है तन के काम कर रहे हैं और सीरियसली काम कर रहे हैं। इसके अलावा इट लेड द फाउंडेशन ऑफ ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, भारत का जो ये नक्शा है पूरा एक रंग में रंगा हुआ है। तो क्या ऐसा था क्या पहले? मतलब जब अंग्रेज का शासन चल रहा था तो उस समय क्या भारत एक रंग में रंगा था? मतलब कि पूरे भारत में एक ही राज्य का शासन था? तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हाँ, ब्रिटिश कंट्रोल काफ़ी हद तक स्थापित हो चुका था, लेकिन ये सारा जो स्थापना था ब्रिटिश सरकार का वो बटा हुआ था, टुकड़ों में था। कुछ एक प्रेसिडेंसी इनकी थी आपका यहाँ बम्बई में, तो एक प्रेसिडेंसी थी मद्रास में, एक प्रेसिडेंसी थी आपके बंगाल में, और कई जगह छोटी मोटी थी। तो इस तरह से ये सारे एक रंग में नहीं रंगे थे, ये अपना देखता था,
अपने क्षेत्र को देखता था, जो समझ में आया वो करता था, ये अपना देखता था, यहाँ के गवर्नर अपना देखा करते थे, यहाँ के गवर्नर अपना देखा करते थे, बंगाल का अपना क्षेत्र, अपना नियंत्रण, ठीक है। तो पूरा भारत एक रंग में कहाँ रंगा हुआ है, तो बिल्कुल नहीं रंगा रहता था। तो उस समय ये ना होने की वजह से आपस में इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। मतलब कोई कार्य करना हो तो जैसे कि इनका कोई कॉमन एरिया हो या इनसे छूटा हुआ कोई एरिया हो, उस पर कोई कानून बनाना हो, उस पर कोई कार्य करना हो, तो ये सभी आपस में कनेक्ट ही नहीं कर पाते थे, तो उसके लिए कानून क्या बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूपी के लिए कोई कार्य करना हो तो कहाँ पर ये लोग कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, कैसे कानून बना पाएंगे कि यहाँ पर भी किसी तरह से कंट्रोल स्थापित हो पाए। तो उसी के लिए इस एक्ट में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का यानी कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई कि अब पूरा भारत एक आदमी या एक पद के अंदर में रहेगा, जो कि होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि आगे आने वाले स्लाइड्स में आप और अच्छे से समझने वाले हैं। तो इस एक्ट से आप समझ सकते हैं, इस इमेज से, कि भारत अब एक रंग में रंग चुका था। इसके अलावा फिर वही इसी चीज़ को और दृढ़ करने के लिए, एक रंग में रंगने के लिए, गवर्नर ऑफ बंगाल को मैंने बताया जैसा कि आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। अब गवर्नर जनरल खुद ही तो ये सारी जिम्मेदारी पूरे भारत की उठा नहीं सकता था, तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि एक कार्यकारी परिषद बना दी गई जिसमें 4 सदस्य होने थे, ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। तो ध्यान रखिएगा, ये 4 सदस्य एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं कि 4 सदस्य थे कि 5 थे कि 3 थे कि 2 थे, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो आप याद रखिएगा कि ये 4 सदस्य थे। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनकी ये पिक्चर है। तो ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये आपका इस तरह से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट टर्म था, ये एग्जामिनेशन में इसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें सबसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा इस एक्ट में एक और प्रावधान था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट विलियम ऑफ कैलकाटा with Sir Eliza Impey as the first Chief Justice. Judges were to come from England. It had civil and criminal jurisdiction over the British subjects and non-Indian natives. प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर एलिजा इम्पे के साथ कलकत्ता के फोर्ट विलियम में न्यायपालिका का एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। जज इंग्लैंड से आने वाले थे। इसका ब्रिटिश विषयों पर नागरिक और आपराधिक अधिकार क्षेत्र था और भारतीय मूल निवासी पर नहीं। अब इसका क्या मतलब है कि इसी एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। एक किसी तरह से कहा जाए तो कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम जरूरी नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसे बाद में चेंज करके हाई कोर्ट भी कर दिया गया था। तो ये सुप्रीम से मतलब ये नहीं था कि ये देश का एक बहुत ज़्यादा टॉप क्लास का कोर्ट होगा जो कि बना रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट था क्योंकि इकलौता कोर्ट था। तो ये इस्टेब्लिश्ड हुआ कहाँ पर, फोर्ट विलियम में। ये ध्यान रखिएगा, ये बंगाल के कलकत्ता के फोर्ट विलियम की बिल्डिंग है, यहीं पर स्थापना की गई थी। इसके पहले जो चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्पे, तो चीफ जस्टिस की प्रथा यहीं से चली आ रही है सुप्रीम कोर्ट के स्थापना की बाद से ही। तो उसके बाद जजेस जो हैं, इनमें और भी जजेस थे। ये कहाँ से आया करते थे, क्या भारत के जजेस हुआ करते थे। जैसे एक तो चीफ जस्टिस ये हो गया, ये अंग्रेज़ी दिख रहा है। इसके अलावा जजेस कहाँ से लाते थे, ये भी इंग्लैंड से ही आते थे। इसके अलावा इनकी ज्यूरिसडिक्शन क्या हुआ करती थी, क्या ये भारतीय आधार पर, भारतीय जो कल्चर है उसी आधार पर कानून बनाया करते थे, नहीं। ये अंग्रेज़ी या ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के आधार पर, ब्रिटिश जो विषय हैं उनके आधार पर सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन इनका हुआ करता था। तो इसी आधार पर ये कानून बनाया करते थे, इसी आधार पर फैसले दिया करते थे। तो फिर इसके अलावा इस एक्ट में और क्या बड़ी डेवलपमेंट थी। It prohibits the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents or bribes from the natives. इस एक्ट ने पहली बार रोक लगाई कि जो भारत के जो कंपनी के नौकर हैं वो किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने पर इन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। तो निजी व्यापार यानी कि वो खुद का व्यापार नहीं कर सकते, ताकि वो पूरा फोकस कंपनी की तरक्की पर दें, अपनी तरक्की पर ना दें। दूसरा, वो किसी से भी ब्राइब या रिश्वत अब नहीं ले पाएंगे, नहीं लेंगे, वरना वो अपना ही डेवलपमेंट करते रह जाएंगे और अपने फ़ायदे के लिए ब्राइब लेते रहेंगे और कंपनी घाटे में चलती जाएगी। तो इस तरह से ये कंट्रोल स्थापित किया गया, जैसा कि आपको बैकग्राउंड में बताया गया था। तो उसका लिंक यहाँ से ये है, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये देखिए सब गिफ्ट दे रहे हैं कि भैया हमारा काम होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए। तो ये सब खुश होकर लेते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा बंद होना चाहिए।
तो इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ अ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। इसने क्या किया कि भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के शासी निकाय की आवश्यकता के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत किया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार थोड़ा कंट्रोल स्थापित करना चाहती थी और कंपनी पर मॉनिटर रखना चाहती थी, मॉनिटरिंग करना चाहती थी कि कैसा काम चल रहा है, तो ये एक तरह से बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में इतने सारे डायरेक्टर हुआ करते थे। उनका काम ये था कि वो कंपनी के जो रेवेन्यू यानी कि राजस्व, सिविल यानी कि नागरिक और मिलिट्री यानी कि सैन्य मामलों से संबंधित जो रिपोर्ट हुआ करती थी वो बनाया करते थे और वो ब्रिटिश सरकार को पेश किया करते थे। इससे क्या होता था, इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों पर एक लगाम लगी रहती थी कि वो कोई भी ऐसा अगर कोई ऐसा कार्य अगर करते हैं जो कि बिल्कुल उनके लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए फ़ायदे के लिए नहीं है या कोई गड़बड़ है, तो वो पता चल जाएगा ब्रिटिश सरकार को इनके ज़रिए। तो ये पहला ऐसा कोशिश था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को स्थापना करने का, ठीक है। तो ये एक टर्म है। उसके अलावा इट मीट्स द गवर्नर ऑफ ए बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ ए बंगाल अनलाइक अर्लियर वेयर द प्रेसिडेंसीज वेयर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। इसने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को पहले के विपरीत भारत के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बना दिया। जब तक कि तीन प्रेसिडेंसी के एक दूसरे से स्वतंत्र थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, यहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी है, यहाँ बंगाल प्रेसिडेंसी है। तो ये क्या था कि पहले तो स्वतंत्र थे एक दूसरे से, अब क्या कर दिया गया कि इन्हें एक दूसरे के कंट्रोल में कर दिया गया, सबऑर्डिनेट कर दिया गया कि अब ये इनकी सहायता ही करेंगे, ठीक है। ये मद्रास वाले और बम्बई वाले ये आपस में बंगाल की सहायता करने के लिए अब स्थापित होंगे, न कि इंडिपेंडेंटली या स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए। तो इस तरह से पहली बार भारत एक रंग में रंगा। तो अब इस तरह से ये एक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं वो समाप्त होते हैं। आपको ये मैंने टेबुलर फॉर्म में दे दिया है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं इस तरह से। अब हम स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो इस वीडियो का मास्टर स्ट्रोक है। आप खुद ही देखने वाले हैं कि आपको ये सारी चीज़ें अपने आप बड़ी जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। रेगुलेशन एंड कंट्रोल, विनियमन और नियंत्रण, ये देखकर आपको क्या लगता है किस एक्ट से ये संबंधित होगा? ऑब्वियसली रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। कैसे? इससे क्या आप समझते हैं? भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार रेगुलेशन और कंट्रोल स्थापित किस एक्ट के द्वारा किया गया था? इसी एक्ट के द्वारा। अगला टर्म पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस से आप क्या समझते हैं? इसे रिकॉग्नाइज पहली बार किया गया था। कब? इसी एक्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि इससे पहले ये लोग इसको सीरियसली नहीं लेते थे, सीरियसली कार्य नहीं किया करते थे। इसको रिकॉग्नाइज करने की वजह से इस पर थोड़ा और बल पड़ गया। अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी जिम्मेदारी से निभाएगी। इसके अलावा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मतलब है? ये टर्म एग्जामिनेशन में आएगा तो आप क्या समझेंगे? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब ये है कि भारत में पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव किस एक्ट के द्वारा रखी गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा। ऑब्वियसली आप अगर एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको फिर कभी भी इन सारी चीज़ों को रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम में डायरेक्टली आप जाओ और इसे सही करके आओ, ठीक है। अदरवाइज एग्ज़ाम से एक बार पहले एक बार और रिवाइज कर लोगे तो आपके लिए 100% बेटर हो जाएगा। नाउ गवर्नर जनरल ऑफ ए बंगाल एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर्स वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद 4 सदस्य वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या आपको इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि गवर्नर ऑफ ए बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ ए बंगाल इसी एक्ट के द्वारा तो बनाया गया था। इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की व्यवस्था की गई थी जो कि सहायता करने वाली थी गवर्नर जनरल ऑफ ए बंगाल की। तो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने सदस्य थे? 4। कौन था पहला गवर्नर जनरल ऑफ ए बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस तरह से डेवलपमेंट हुआ था इस एक्ट में, जो कि ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के द्वारा की गई थी। कौन था पहला सुप्रीम कोर्ट का ये चीफ जस्टिस? सर एलिजाइन पे, है ना। तो इसके अलावा कहाँ पर स्थापित किया गया था ये सुप्रीम कोर्ट? आपका फोर्ट विलियम में, जो कि कलकत्ता में मौजूद है। इसके अलावा प्राइवेट ट्रेड और ब्राइब यानी कि निजी व्यापार और रिश्वत पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी इसी एक्ट के द्वारा। कोड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी ताकि वो कंपनी के जो भी राजस्व या सैन्य
या जो उसके नागरिक मामले हैं उनसे संबंधित रिपोर्ट बनाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में या ब्रिटिश सरकार को पेश करेगी। इसके अलावा सबऑर्डिनेशन हुआ था किसका, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, अब वो सबऑर्डिनेशन में कार्य करेंगे किसके, बंगाल प्रेसिडेंसी के। तो इस तरह से आपका ये वीडियो समाप्त होता है और रिवीजन भी समाप्त होता है। कितनी जल्दी रिवीजन हो गया आप देख ही सकते हैं। तो अब इस तरह से आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बार बार इसकी रिवीजन का अगर आप करते हैं तो 100% श्योर हो जाएगा और एक्यूरेसी के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत करते हैं इस कोट के साथ। तो द राइटियसनेस यहाँ पर मिस हो गया। तो राइटियसनेस इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ पीस एंड अ गुड गवर्नेंस। कन्फ्यूशियस ने ऐसा कहा था। धार्मिकता शांति और सुशासन की आधारशिला है। तो धार्मिकता क्या है? द क्वालिटी ऑफ अ बीइंग मॉरली राइट और जस्टिसिएबल, दैट इज़ धार्मिकता नैतिक रूप से सही या न्याय संगत होने का गुण है। तो कन्फ्यूशियस साहब क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जो राइटियसनेस है वो शांति और जो गुड गवर्नेंस है, जो सुशासन है, उसका एक आधारशिला होती है। आधारशिला होती है मीन्स आप अगर धार्मिक हो या धर्म के अनुसार कार्य करते हो तो इस समाज में शांति और सुशासन की तो व्यवस्था होगी ही, ठीक है, 100% होगी अगर आप इस राह पर चलते हो, इस आधार पर कार्य करते हो। ऐसा कन्फ्यूशियस कहना चाहते हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं शॉर्ट में कि अगर हमारे देश में जो भी बड़े पदों पर लोग व्याप्त हैं, जो स्थापित हैं, वो अगर अपने जो कार्य हैं वो अगर उनके अंदर राइटियसनेस की भावना आ जाए, धार्मिकता की भावना आ जाए, धार्मिकता मतलब पूजा पाठ से नहीं है, नैतिक रूप से सही या न्याय संगत होने का गुण अगर आ जाए, यानी कि द क्वालिटी ऑफ अ बीइंग मॉरली राइट और जस्टिसेबल, तो भारत में जो शांति हमेशा बनी रह सकती है और सुशासन की व्यवस्था हमेशा बनी रह सकती है। देश तरक्की के आसमान को छुएगा। तो इसी कोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।